कहानी नंबर 8। आज क्राइम एफएम में सुनेंगे देहरादून का सबसे अनोखी, दिल को दहला देने वाली कहानी। इस कहानी में एक पति अपनी ही पत्नी का कत्ल करता है, फिर उसके 70 छोटे छोटे टुकड़े करता है और फिर उन टुकड़ों को डीप फ्रीज में संभाल के रखता है। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्राइम के दुनिया में ऐसी कहानियाँ बहुत ही कम सुनने को मिलता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलदीप और आप देख रहे क्राइम एफएम। ये कहानी है 2010 की। देहरादून में एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जहाँ पति, पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, जो कि करीबन 5-6 साल के थे। जो पति था उसका नाम था राजेश गुलाटी और उसके पत्नी का नाम अनुपमा गुलाटी। दोनों ही बेहद पढ़े लिखे थे। राजेश गुलाटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी पत्नी ने भी एमसीए कंप्लीट किया था। दोनों ही दिल्ली के रहने वाले थे और कॉलेज लाइफ में दोनों की मुलाकात होती है। फिर दोनों में प्यार होता है और फिर आखिर में 1999 में इनकी शादी। दोनों ही अपने लाइफ में बेहद खुश होते हैं और दोनों कुछ साल यूएस में भी रहते हैं, क्योंकि राजेश गुलाटी को यूएस में ही जॉब मिला होता है और वो वहीं पर जॉब करता है। फिर कुछ साल बाद दोनों ही इंडिया वापस आ जाते हैं और देहरादून रहने लगते हैं। फिर एक दिन 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा अचानक गायब हो जाती है, मगर वो कहाँ जाती है इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। उसके मोबाइल वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ होता है। फिर 3-4 दिन बाद अनुपमा के फैमिली वाले राजेश गुलाटी को फ़ोन करते हैं और उसके हालचाल पूछते हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी बात करते हैं और जब अनुपमा के बारे में पूछा जाता है जो वो कहाँ है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है और 5-6 दिन से हमारी बात भी नहीं हुई। फिर राजेश गुलाटी झूठ बोलता है जो वो अभी है नहीं, फलाना जगह गई है। फिर ऐसे 2-4 दिन बाद उसके घर वाले फ़ोन करते हैं और अनुपमा के बारे में पूछते हैं, तो वो भी हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देता है और टालता जाता है। फिर ऐसे अक्टूबर का महीना पूरा बीत जाता है। फिर अनुपमा के परिवार का फ़ोन आता है, मगर इस बार राजेश सब कुछ बता देता है। जो आपकी बेटी लड़ाई करके मेरे ऊपर गुस्सा होकर चली गई और कहाँ गई मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि मेरे को कुछ बताकर नहीं गई। तो अनुपमा के माँ बाप, भाई सब परेशान हो जाते हैं और उनको भी लगता है जो गई होगी कहीं किसी रिश्तेदार के वहाँ या किसी दोस्त के वहाँ और वहीं रह रही होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होता है। अनुपमा पहले भी राजेश से झगड़ा वगैरह करके घर से बाहर जा चुकी होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच अक्सर ऐसे झगड़े वगैरह होते रहते थे और इन सब चीज़ों के बारे में अनुपमा के घर वालों को भी पता होता है। तो इस तरीके से नवंबर का महीना बीत जाता है और दिसंबर आ जाता है और एक दिन अचानक 12 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई देहरादून पहुंचता है। फिर राजेश गुलाटी उसको देखकर चौंक जाता है और बोलता है अचानक बिना कोई खबर दिए। फिर अनुपमा का भाई राजेश से पूछता है जो बहन कब से गायब है। फिर राजेश बोलता है 17 अक्टूबर से। फिर अनुपमा का भाई बोलता है जो आपने इसकी खबर पुलिस को दी। तो राजेश बोलता है नहीं, उसको जब आना होगा वो आ जाएगी। फिर अनुपमा का भाई बोलता है आज 57 दिन हो गए और आपने पुलिस को अभी तक कंप्लेन नहीं किया, चलिए अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने। फिर राजेश बोलता है ठीक है, फ्रेश वगैरह होकर चलते हैं। फिर दोनों फ्रेश वगैरह होने चले जाते हैं। फिर 2 मिनट बाद अनुपमा के भाई के फ़ोन पर एक एसएमएस आता है और एसएमएस में ये लिखा होता है जो भैया मैं आप सबसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और ये एसएमएस अनुपमा के नंबर से ही आता है। ये एसएमएस देखने के बाद उसके भाई को शक होता है जो वो कितने दिनों से अपने बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर कभी उसका फ़ोन लगा नहीं। इतने एसएमएस किए, कभी किसी एसएमएस का रिप्लाई मिला नहीं। जब भी फ़ोन करो फ़ोन स्विच ऑफ। और आज जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने जा रहा हूँ तभी उसका एसएमएस। फिर उसको लगता है माजरा कुछ गड़बड़ है। फिर वो ये एसएमएस राजेश को दिखाता है जो देखो बहन ने क्या एसएमएस किया है। फिर राजेश एसएमएस को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता और बोलता है देखो तुम्हारी बहन ऐसे ही गुस्से में है,
तभी ऐसे मैसेज कर रही है, गुस्सा खत्म होगा तो खुद आ जाएगी। फिर अनुपमा का भाई बोलता है, ऐसा क्या गुस्सा है जो 57 दिन हो गए फिर भी वो घर नहीं आई और हमारे साथ एक बार भी बात नहीं हुई। हमने उसको हर रिश्तेदार के वहाँ, उसके दोस्तों के वहाँ, हर जगह ढूंढ लिया, वो नहीं मिली और वो किसी के साथ कांटेक्ट में भी नहीं है। तो आप चलिए पुलिस स्टेशन और कंप्लेन लिखाते हैं। फिर दोनों नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन लिखाते हैं। फिर पुलिस उनसे बेसिक चीज़ें पूछती है, जो क्या हुआ था, कब से गायब है, ये सारी चीज़ें। फिर वो कंप्लेन की कॉपी लेकर घर वापस आ जाते हैं। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद उसके घर 5-6 पुलिस वाले आते हैं और सारी चीज़ें डिटेल्स में पूछते हैं, जैसे कि वो क्या करती थी, किस किस से मिलती थी, उसका फ़ोटो, उसका फ़ोन नंबर, ये सारे जानकारी पुलिस उनसे लेती है। इसी बीच उनके घर में एक पुलिस वाले को डीप फ्रीज दिखता है और वो डीप फ्रीज एकदम नया होता है, उसके ऊपर से प्लास्टिक भी सही से नहीं छुटी होती है। फिर वो पुलिस वाला और पुलिस वाले को वो फ्रीज दिखाता है और आपस में बातचीत करते हैं, जो इस फ्रीज का यहाँ क्या काम, ये तो वो लोग अपने दुकानों में रखते हैं जो आइसक्रीम वगैरह सेल करते हैं, मगर इनके पास कैसे, ऊपर से ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका कहीं पर शॉप वगैरह भी नहीं है। फिर वो पुलिस वाले राजेश से पूछते हैं, जो इसमें क्या है, और ये सुनने के बाद राजेश का हलवा टाइट हो जाता है, उसके जुबान पर बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। फिर बोलता है, कुछ नहीं है। फिर पुलिस बोलती है, ठीक है, इसको खोलो, ये लॉक है। फिर वो बोलता है, सर इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, अनुपमा को ही पता होगा चाबी कहाँ है। फिर पुलिस उसके शक्ल के हाव भाव से समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर पुलिस उसके पीछे लग जाती है और ताला खोलने के लिए फोर्स करती है। अब वो करे तो क्या करे, लास्ट में उस डीप फ्रीज को खोल देता है। अब पुलिस उसमें देखती है कई सारे छोटे छोटे ब्लैक कलर की पॉलीथीन रखी हुई है और सभी पॉलीथीन भरी हुई है और एक दूसरे के साथ सटी हुई है और बर्फ से चिपकी हुई है। फिर उसमें से एक पॉलीथीन खींच खाच के निकाला जाता है। वो पॉलीथीन पत्थर की तरह जमी हुई होती है। फिर उसको खोला जाता है और बर्फ वगैरह को तोड़कर पिघलाया जाता है। फिर उसमें दिखता है मांस रखा हुआ है। पुलिस को भी लगता है मटन वगैरह लाके रखा होगा। फिर उसके बाद और एक पन्नी निकाला जाता है और इसको भी खोला जाता है, तो इसमें भी मांस होता है, मगर किस चीज़ का मांस होता है वो अभी पुलिस समझ नहीं पाती है। फिर उसके बाद और एक पन्नी निकाला जाता है और खोला जाता है, मगर इस बार पकड़ा जाता है क्योंकि इस बार मांस में इंसानी उंगलियां दिखाई देता है। जो भी पुलिस वाले वहाँ थे सबकी हवा टाइट हो जाती है, जो वो क्या देख रहे हैं अपने आंखों से। उन्होंने अपने करियर में ऐसी भयंकर मंजर नहीं देखी होती है इससे पहले। फिर राजेश से पूछा जाता है, ये है क्या। अब राजेश भी सीधा साधा पढ़ा लिखा इंसान होता है, कोई हार्ड क्रिमिनल वगैरह नहीं होता। वो वहाँ पर पूरी तरह टूट पड़ता है और फूट फूट के रोने लगता है और सब कुछ कबूल कर लेता है, जो ये मांस उसी की वाइफ की है और उसी ने ऐसे पीस पीस करके फ्रिज में रखा है। अब इसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर इससे पूछताछ शुरू कर दिया जाता है। फिर ये अपनी कहानी शुरू करता है, जो उसकी और अनुपमा की लव मैरिज हुई थी। फिर वो यूएसए चले गए थे। फिर कुछ समय बाद इंडिया वापस आ गए थे और दिल्ली में रहने लगे थे। इसी बीच उसको कोलकाता में जॉब मिल जाती है और वो कोलकाता जाकर रहने लग जाता है, मगर उसकी वाइफ अनुपमा अब भी दिल्ली में ही रहती है अपने माँ बाप के पास, क्योंकि इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हो गए थे। तब उनकी उम्र 1-2 साल थी, तो इन दोनों बच्चों को अकेले संभालना मुश्किल था, इसलिए वो दिल्ली में ही रुक जाती है अपने माँ बाप के पास। फिर कोलकाता में कुछ समय बीतता है और राजेश को एक शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। बीच बीच में राजेश का दिल्ली आना जाना होता रहता है।
मगर किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं होती है। फिर एक दिन अनुपमा को कहीं से पता चलता है इसने कोलकाता में जाकर दूसरी शादी कर ली है। अब राजेश और अनुपमा के रिश्ते के बीच भयंकर कड़वाहट आ जाती है। अब अनुपमा चाहकर भी राजेश को छोड़ नहीं पाती है क्योंकि इनके दो बच्चे हो गए थे और वो भी बहुत छोटे थे। इसी बीच अनुपमा के बारे में कोलकाता वाली बीबी को भी पता चल जाता है और इसके साथ भी राजेश का भयंकर झगड़ा हो जाता है। मगर राजेश कोलकाता वाली को हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली अनुपमा के पास चला जाता है और उससे माफी मांग लेता है। अब अनुपमा के घर वाले भी अनुपमा को समझाते हैं जो वो अब सुधर गया है, अब वो ऐसा नहीं करेगा। तो अनुपमा भी मान जाती है और दोनों फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। अब राजेश और अनुपमा प्लान करते हैं देहरादून रहने का और सब कुछ भुलाकर एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने का। फिर वो देहरादून सेटल हो जाते हैं। फिर कुछ दिन इनके बीच सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। फिर धीरे धीरे इनके बीच फिर से छोटे छोटे चीज़ों के लिए कड़वाहट शुरू हो जाती है और जब भी कुछ होता है अनुपमा बस उस कोलकाता वाली का जिक्र करती है और कहती है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। फिर राजेश भी परेशान हो जाता है रोज के ऐसे चिक चिक से और एक ही ताने से। फिर एक दिन उनके बीच अच्छे से हाथापाई हो जाती है और अनुपमा पुलिस के पास जाकर कंप्लेन लिखा देती है और मामला कोर्ट तक चला जाता है। फिर कोर्ट फैसला सुनाती है जैसे कि बच्चों के वजह से दोनों अलग अलग नहीं रहना चाहते थे, इसलिए दोनों को एक ही छत के नीचे रहना होगा। मगर बच्चों के परवरिश और घर चलाने के लिए अनुपमा को हर महीने 20,000 का खर्चा देना होगा राजेश को। फिर राजेश हर महीने अनुपमा को टाइम पर 20,000 देता है। मगर कुछ महीने बाद अनुपमा का डिमांड बढ़ता जाता है, कभी 30,000 मांगती है तो कभी 50,000 मांगती है। इस तरीके से दोनों के बीच झमेला झगड़ा वगैरह आए दिन होता रहता है। मगर दोनों रहते एक ही छत के नीचे और इन सब चीज़ों के बारे में अनुपमा के फैमिली को भी अच्छे से पता होता है, जो इनके बीच रेगुलर बेसिस पर झगड़ा वगैरह होता रहता है। मगर 17 अक्टूबर 2010 को जब राजेश गुलाटी ऑफिस से घर आता है और फिर थोड़ी देर बाद दोनों के बीच किसी चीज़ को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना जोरदार होता है कि दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। अनुपमा राजेश को धक्का देती है और बदले में राजेश भी अनुपमा को धक्का देता है और राजेश गुस्से में अनुपमा को इतना तेज धक्का देता है कि उसका सर बेड के कॉर्नर पर जाकर लगता है और वो तुरंत ही नीचे फर्श पर गिर जाती है। चोट इतना गहरा होता है कि वो बेहोश हो जाती है। राजेश को लगता है वो मर चुकी है। फिर वो बुरी तरह घबरा जाता है, मगर उसकी सांसें तब भी चल रही होती है। तो राजेश सोचता है अगर ये जिंदा बच जाती है और पुलिस तक पहुंच जाती है तो मेरा जीना हराम हो जाएगा और मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। फिर उसके घर में कॉटन रखा हुआ था, वो उस कॉटन को अनुपमा के मुंह में ठूस देता है जिससे उसकी बची कुची सांस बंद हो जाए और वो मर जाए। और ये जो भी घटना होता है एक तो गुस्से में होता है और कुछ मिनटों में हो जाता है, सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिलता है। अब सब कुछ हो जाने के बाद उसको होश आता है जो उसके हाथ से कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। अब वो सोचता है गलती तो हो चुकी है, अब इस गलती से कैसे बाहर निकला जाए और लाश को ठिकाने लगाया जाए। उसके दोनों बच्चों ने ये सब कुछ नहीं देखा, वो दोनों अलग कमरे में थे। फिर राजेश सबसे पहले लाश को उठाता है और बाथरूम में जाकर छुपा देता है और बाथरूम को ताला मार देता है। फिर वो सोचता है इस डेड बॉडी को देहरादून से मसूरी के रास्ते ले जाकर किसी खाई से नीचे फेंकने का, मगर वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि वो डेड बॉडी को अपने घर से कार तक नहीं ले जा पाता है क्योंकि उसके घर से उसका कार काफी दूर पार्क हुई होती है। अगर वो हाथ से डेड बॉडी को उठाकर ले जाता किसी बोरे वगैरह में डालकर और कोई पड़ोसी वगैरह देख लेता तो वो पक्का पकड़ा जाता। तो ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाता है मगर लाश को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिलता है। अब वो सोच में पड़ जाता है करे तो क्या करे। इससे ज्यादा दिन अगर लाश को बाथरूम में रखा गया तो लाश सड़ने लगेगी और उसमें से बदबू आने लगेगा और पड़ोसियों को अपने आप पता चल जाएगा। फिर वो रात को बैठे बैठे सोचता है। फिर उसको एक मूवी से आइडिया आता है। मूवी का नाम होता है द साइलेंस ऑफ द लैम्स। इस मूवी में एक साइको किलर होता है
जो कि लड़कियों को किडनैप करता है और फिर उनको मारकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जब राजेश को पुलिस पकड़ लिया था तब उसके कंप्यूटर में बस यही मूवी बरामद हुई थी। तो वो भी इस आइडिया को अपनाता है और 20 अक्टूबर 2010 को मार्केट जाता है और सबसे पहले एक डीप फ्रीज खरीदता है और अपने घर में ले आता है। उसके बाद 3 अलग अलग दुकान से आरी, पत्थर काटने वाला मशीन और हथौड़ा खरीदता है और घर आ जाता है। इसी बीच छोटे छोटे बच्चे भी बार बार बोलते हैं जो पापा मम्मी कहाँ है, मम्मी के पास जाना है। अब वो भी अपने बच्चों को बोलता है तुम्हारी मम्मी तुम्हारे नाना नानी के पास गए हैं, वो कुछ दिनों में आ जाएंगी। और राजेश का एक चीज था, वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, इसलिए बच्चे भी बिना मम्मी के जीत के राजेश के साथ आराम से रहते थे। अब राजेश के पास सारे औजार और डीप फ्रीज होता है, मगर वो उस लाश को टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाता है क्योंकि इस घटना के दौरान इसके बच्चों का स्कूल का छुट्टी होता है 4-5 दिनों के लिए किसी फेस्टिवल के चलते। तो फिर वो उस लाश को प्लास्टिक में लपेटकर डीप फ्रीज में रख देता है 2-3 दिन के लिए और लॉक कर देता है जब तक उसके बच्चों का स्कूल खुल नहीं जाता है। फिर उसके बच्चों का स्कूल खुल जाता है। वो सुबह सुबह नाश्ता टिफिन वगैरह बनाता है, बच्चों को तैयार वगैरह करता है और उनको स्कूल भी छोड़कर आता है। अब घर आकर लाश को डीप फ्रीज से निकालकर बाथरूम में ले जाता है और सबसे पहले घुटनों से 2 पैर काटता है और एक हाथ काटता है और इतने में ही उसको काफी समय लग जाता है और उसके बच्चों का स्कूल छुट्टी होने का समय भी हो जाता है। तो वो दोनों पैर और हाथ को अलग अलग पन्नी में डालता है और लाश को प्लास्टिक से लपेट के सारी चीजों को फिर से डीप फ्रीज में रख देता है। फिर दूसरा दिन आता है, फिर उस दिन भी कुछ पार्ट काटता है और अलग अलग प्लास्टिक में डालकर डीप फ्रीज में रख देता है। ऐसा सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है और वो पूरी तरह लाश को काट देता है और इसी बीच अपने बच्चों को कभी बाथरूम में नहाने नहीं देता है, उनको बाहर ही नहलाता है और घर में कोई काम वाली वगैरह भी नहीं रखता है क्योंकि उसको डर भी होता है जो किसी को काम पर रखेंगे तो पकड़ा जा सकता है। तो खुद ही घर के सारे काम करता है, साफ सफाई से लेकर घर के सारे काम। लाश पूरी तरह कट चुकी थी और 70 अलग अलग टुकड़े करके पन्नी में डाला गया था। अब बारी थी उनको फेंकने का। तो वो प्लान बनाता है जिस दिन उसके बच्चों का छुट्टी होगा उस दिन वो अपने बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएगा और तभी 1-2 पन्नी अपने साथ ले जाएगा और कहीं सुनसान जगह पर उन पन्नियों को फेंक देगा क्योंकि उसको ये भी डर रहता है एक साथ अगर 5-6 पन्नियां कहीं ले जाता है और कोई पड़ोसी वगैरह देख लेता है तो उनको शक वगैरह हो सकता है। इसलिए वो आराम से हर सैटरडे संडे 1-2 करके पन्नियां लेता है और बच्चों को घुमाने के बहाने जाकर फेंक देता है। ऐसे 57 दिन तक जितने भी छुट्टियों का दिन होता है चलता रहता है। तो इतने दिनों में वो करीबन 30 से 35 पन्नियां ही फेंक पाता है और बाद बाकी उसी डीप फ्रीज में रहता है। फिर अनुपमा का भाई आता है, पुलिस आती है और वो पकड़ा जाता है। फिर पुलिस उन सारे मांस के टुकड़े को फॉरेंसिक लैब भेजता है जांच के लिए। राजेश के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किया जाता है, उसके सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और फिर चार्जशीट दाखिल किया जाता है। फिर ये केस 2010 से देहरादून लोअर कोर्ट में चलता है और सितंबर 2017 में फैसला सुनाया जाता है। फैसले में इसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अब देखते हैं इन दोनों कोर्टों से क्या फैसला आता है और इसको क्या सजा सुनाया जाता है। इस कांड के बाद किसी को कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मगर उन दोनों छोटे छोटे बच्चों के सर से माँ बाप का साया जरूर उठ गया है। तो आशा करता हूँ आपको देहरादून का ये मर्डर केस पसंद आया होगा, जिसमें अपनी ही बीबी के लाश को 70 टुकड़े करने के बाद 2 महीने तक डीप फ्रीज में रखा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाते रहते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।